बच्चों के बुनियादी हकूक़ में उनका सेहत का हक, तालीम का हक, उनकी हिफाजत, सेफ्टी। पाकिस्तान में भी तो हमें सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आती। दुनिया में जो पेरेंट्स को चैलेंज है वो यूज़ ऑफ स्क्रीन का चैलेंज है। जज्बाती सेहत या उसकी जहनी सेहत को मुतासर कर रहा है, उसकी जिस्मानी सेहत को मुतासर कर। सोने से पहले बड़े अच्छे अंदाज में उसको बता देंगे कि अगर हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो ये चीज़ बेहतर हो। आज का दिन दुनिया भर में बच्चों के हुकूक का आलमी दिन मनाया जाता है और इस साल का थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ये दिन हमें याद दिलाता है कि बच्चों के हुकूक सिर्फ कागज़ों या कवानीन में नहीं बल्कि हमारी डेली रूटीन, हमारे रवैयों, हमारे सुनने के अंदाज में भी यकीनी बनने चाहिए। याद रखें, बच्चों की बात सुनना भी उनका एक हक है। उनके सवालात, एहसासात और ख्वाब भी उतने ही आम हैं जितना कि उनकी तालीम और उनकी हिफाजत करना। जी बिल्कुल, मगर सवाल ये है नाकामी या मायूसी के बाद बच्चे को किस तरह संभाला जाए। क्या हम बच्चों को सिर्फ हिदायत देते हैं या वाकई उन्हें सुनते भी हैं? बच्चों की तरबियत में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बच्चों को खुद एतमाद और ख़ुद मुख्तार बनाने का बेहतरीन तरीका क्या है? और वालिदैन और असाज़ा किन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दें? आज इस अहम मौजू पर बात करने के साथ मौजूद हैं चाइल्ड रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट डॉक्टर अफ़ाफ मंजूर। बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है, तो आपके नज़दीक बच्चों के क्या क्या हुकूक हैं जो बचपन में पूरे होने चाहिए और वालिदैन को इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और मुआशरे को? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर ऑन दिस टॉपिक। और आज का दिन, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं, आदमियों का दिन मनाया जाता है, ख़वातीन का दिन मनाया जाता है, इस तरह से बच्चों के हकूक़ का आलमी दिन भी मनाया जाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जो लेटेस्ट हमारे पास रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान हाई कमीशन की, वो बताते हैं कि 47% जो पॉपुलेशन है हमारी पाकिस्तान की, वो उसमें मोर देन 18 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं वो उसकी आबादी है। यानी 47% पॉपुलेशन जो है वो बच्चों की है, जो कि 18 साल की उम्र तक है। तो इसका मतलब है कि अबाउट हाफ पॉपुलेशन इज़ ऑन द चिल्ड्रन। अब आप जहाँ बाकी और बहुत सारे लोगों के हकूक़ की बात करते हैं, बच्चों के बुनियादी हकूक़ में ऑफ कोर्स उनका सेहत का हक, उनका तालीम का हक, उनकी हिफाजत, सेफ्टी जिसको आप कहते हैं, उसका हक, और इसी तरह से और बहुत सारे जो मामलात उन्होंने घर से लेके फिर अपने सारे सिलसिले एडल्टहुड तक जितने भी राइट्स होते हैं वो सब के सब उसमें शामिल हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम इन राइट्स का थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं पाकिस्तान में भी, तो हमें सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आती। हम पाकिस्तान के जहाँ बहुत सारे और मसाइल हैं उसमें हमें नज़र आता है कि बच्चे, हमारे एक बड़ा नंबर है जो कि बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, मोर देन 25 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। इसी तरह से जो अगर हम इब्तदाई उम्र में सेहत की सहूलियात को देखते हैं तो वो भी हमें नज़र आता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर भी सिर्फ 40% बच्चे जो हैं ना उन तक पहुँचती है और इससे ज़्यादा बच्चे जो हैं उनसे महरूम हैं। और ख़ास तौर पे जो दही इलाके हैं वहाँ पे ये तादाद बहुत ज़्यादा है कि बच्चे प्राइमरी हेल्थ केयर से भी महरूम हैं। अच्छा, अब ये जो बच्चों का हक है ना, ये तब से शुरू हो जाता है जब वो कंसेप्शन की स्टेज में होते हैं। यानी बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसका हक शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि हमें माँ की सेहत का ख्याल भी रखना है, उसकी ज़हनी सेहत का ख्याल भी रखना है, उसकी जिस्मानी सेहत का ख्याल भी रखना है, ताकि इस दुनिया में आने वाला बच्चा जो है वो पूरे एतमाद के साथ इस दुनिया में आए, एक अनवांटेड चाइल्ड की तरह ना आए, या जब दुनिया में आए तो पता चले कि मेरी हिफाजत के लिए यहाँ कुछ मौजूद नहीं है, मेरे खाने पीने के लिए कुछ मौजूद नहीं है, या मुझे ये समझा जा रहा है कि मैं बस ऐसे ही आ गया हूँ दुनिया में। तो इसका मतलब है कि हाँ, डाउनलोड हो गए ना। आजकल तो हम ये कहते हैं बच्चे भी डाउनलोड होते हैं, और बिल्कुल होते हैं। एक और मैं अगर आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊं, जो इस टाइम टॉप रिसर्चेस हो रही हैं जिसमें चैलेंजेस को फोकस करते हैं कि पेरेंटिंग के हवाले से जब हम बात करें और बच्चों के चैलेंजेस की बात करें, तो जो टॉप 3 चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें नंबर 1 पे इस टाइम पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो पेरेंट्स को चैलेंज है वो यूज़ ऑफ स्क्रीन का चैलेंज है। मोबाइल और स्क्रीन की मैनेजमेंट बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा इस वक्त जो इवन के 2 साल का बच्चा भी है वो 1 या 2 घंटे स्पेंड नहीं कर रहा, वो 10-10 घंटे मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हैं। और पेरेंट्स के पास हर चीज़ का हल जो है वो मोबाइल और स्क्रीन है। यानी बच्चे को खाना खिलाना है तो वो स्क्रीन के बगैर नहीं खाता, बच्चे को मसरूफ़ रखना है, उसको खुश एंटरटेनमेंट देनी है तो भी स्क्रीन इस्तेमाल होगी, बच्चे को कुछ सिखाना है यानी उसका लर्निंग है तो वो भी हम कहते हैं कि मोबाइल में स्क्रीन के थ्रू बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कार्टून्स के थ्रू, राइम्स के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू। लेकिन इसकी वजह से नुकसानात क्या हो रहे हैं जो कि पूरी दुनिया को इस टाइम चैलेंज है। इवन के एडवांस कंट्रीज़ भी वो भी इस चीज़ पे बहुत फोकस कर रहे हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ में तो बाकायदा तौर पे बैन कर दिया गया है कि 12 ईयर्स तक के बच्चों को आप मोबाइल नहीं देंगे। सो उसकी वजह से नुकसान जो हो रहा है, और एक और बड़ा चैलेंज हमारे सामने नज़र आ रहा है, वो बच्चों की बोल चाल का है, स्पीच डिले।
अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करती हूँ तो आज से 5-6 साल पहले तक जो मेरे पास स्पीच डिले के केसेस या बच्चे आते थे वो बच्चे होते थे जिनके अंदर कोई डिसऑर्डर होता था, कोई डिसेबिलिटी होती थी और उसके इफेक्ट की वजह से स्पीच डिले आ जाता था। इस टाइम जो स्पीच डिले केसेस आ रहे हैं वो मोस्टली यूज ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन है। वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, मतलब यानी बच्चा बच्चा बात नहीं कर, सिर्फ सुन रहा है उसको। लेकिन इसके अलावा ये कि बच्चा बोलने में भी उसको मसला है। माँ बाप कहते हैं आके कि बच्चा 2 साल का हो गया अभी तक ये एक छोटा जुमला नहीं बोलता या आवाज़ में क्लैरिटी नहीं है, और इवन जो कम्युनिकेशन है यानी राब्ता है वो भी मीनिंगफुल राब्ता नहीं है, बच्चे उसमें मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं कर पा रहे। और जहाँ पे बच्चे ने जो स्पीच की डेवलपमेंट 3 साल की उम्र में सीखनी थी वो बच्चा 6 साल की उम्र में जाकर सीख रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि जब बच्चा बोल चाल नहीं सीख पाता प्रॉपर तरीके से तो उसकी बाकी लाइफ स्किल्स भी मुतासिर होते हैं, वो जज्बाती तौर पर मुतासिर होता है, नफ्सियाती तौर पर मुतासिर होता है। और फिर ये जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन है ये ना सिर्फ उसकी जज्बाती सेहत या उसकी जहनी सेहत को मुतासिर कर रहा है, उसकी जिस्मानी सेहत को भी मुतासिर कर रहा है। यानी उसके बाद जो तीसरा चैलेंज वो बताते हैं वो ये है कि जब बच्चा जिस्मानी तौर पर एक वर्चुअल वर्ल्ड में है और वो सिर्फ एक जगह पे बैठा हुआ देख रहा है तो उसकी स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, उसकी भाग दौड़ की, खेल कूद की, जिससे बच्चा सीखता है तो वो जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर हो रहा है। उसके खाने पीने के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, वो ज़्यादातर जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि वो भागते दौड़ते नहीं है तो वो हजम भी नहीं होती, ओबेसिटी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, और फिर इवेंचुअली नींद का डिस्टर्ब होना, ये तमाम मसाइल भी आ रहे हैं। अच्छा आप ये तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि जिस तरह से पेरेंट्स की वजह से बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, सारा प्रॉब्लम ये है कि पेरेंटिंग उस तरह से हो नहीं रही, चैलेंजिंग हो रही है। वेस्ट में भी हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं और नज़र भी रखते हैं, जो नहीं कर रहे तो वो बच्चे ले भी जाते हैं। ऐसी भी हमने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा है, सिचुएशंस भी देखी हैं। पाकिस्तान में स्पेशली हम देखें ना तो बच्चों को बहुत इग्नोर किया जाता है जब वो सवालात कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं या कुछ बताना सीरियस नहीं लिया जाता या सुनते नहीं है। ये इग्नोरिंग बिहेवियर कितना बड़ा मसला है। देखिए अगर आप बच्चे को बहुत अच्छा खाने पीने का दे रहे हैं, आप समझते हैं कि मैंने उसको बेस्ट स्कूल में दाखिल करवाया हुआ है और मैंने घर में भी उसके लिए नैनीज़ भी रखी हुई हैं और मैं उसको बहुत अच्छे कपड़े और हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जब हम रिसर्च को देखते हैं और प्रैक्टिस को देखते हैं तो उसमें हमें नज़र आता है कि बच्चों का जो मुतासिर होने की सबसे बड़ी वजह है वो इमोशनल डिस्कनेक्शन है विद पेरेंट्स। यानी बच्चे जज्बाती तौर पे पेरेंट के साथ कनेक्टेड नहीं हो पाते, वो आर्टिफिशियल वर्ड, आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ कनेक्टेड हैं और पेरेंट्स के साथ उनका कनेक्शन नहीं है। और ये जो बात आपने हाईलाइट की ना कि बच्चे ये कहते हैं कि पेरेंट्स सुनते नहीं हैं और ये समझते हैं कि ये बच्चा है। नेल्सन मंडेला ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, उसने कहा कि अगर आप किसी माशरे की को सेहतमंद देखना चाहते हैं और ये समझते हैं कि माशरा सेहतमंद है या नहीं है, उसका क्या म्यार है? उसका म्यार ये है कि वो माशरा अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक करता है, यानी उनको वो हिफाजत देता है कि नहीं देता, उनको वो तालीमी सहूलियात देता है या नहीं देता, सेहत की सहूलियात देता है, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि नहीं देते हैं। हम समझते हैं बच्चे फ्यूचर हैं, असल में बच्चा फ्यूचर नहीं है, बच्चा तो आज है। अगर आप उसको आज के दिन में वो वैल्यू नहीं करते, वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो रिस्पेक्ट नहीं देते, तो वो कल भी वो आपको वो रिस्पेक्ट वापस नहीं देगा। और एक और बड़ी जो इस वक्त एक डिबेट इस टाइम पेरेंटिंग के हवाले से चल रही है वो ये है कि ये जनरेशन शायद वो लास्ट पेरेंट्स की जनरेशन है जो कि बहुत कम मोबाइल्स यूज़ कर रहे थे, और इवन हमारी वो वाली माएँ जो आप देखें बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होती थी अपने बच्चों के साथ, सुबह से लेकर रात तक उनकी जो एक तरबियत का महवर होता था वो बच्चे होते थे। अब वो शायद जा रही हैं इस दुनिया से ना, और हमें वो वाली माएँ दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन बच्चे के साथ इमोशनल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मैं कई दफ़ा इस पर बात कर चुकी हूँ और बहुत क्विकली अगर मैं बताऊं तो 3 घंटे आप दे दीजिए, 3 घंटे नहीं दे सकते तो दिन में 3 बार 10-10 मिनट का टाइम आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लें। और वो वक्त है सबसे पहले सुबह का टाइम, व्हेन द चाइल्ड गेट्स अप, 10 मिनट्स एट दैट टाइम। उस टाइम पे बच्चे के साथ आप उसको हग करें, उसको प्यार करें और उस प्यार में आप उसको सारे दिन का स्केड्यूल बताएं अच्छी तरीके से कि आज हमने ये टास्क करने हैं। बच्चा खुश होगा, उसका इमोशनल कनेक्शन बनेगा। फिर जब बच्चा स्कूल से वापस आता है 10 मिनट माओं का वेलकम करने का अंदाज, जैसे अभी हम वेलकम की बात ही कर रहे थे, तो माएँ किस तरह से उन्हें रिसीव करती हैं, फादर्स उन्हें उस टाइम पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे नहीं कि स्कूल से आया तो आते ही चलिए तुमने आज क्या किया, लंच किया कि नहीं किया, तुम कपड़े गंदे कर आए हो, तुम फलां से लड़के आए हो, तो उसको ये एहसास हो कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा था, मैं किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। एंड द लास्ट टाइम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो सोने से पहले। तो सोने से पहले अगर आप ये समझते हैं कि बच्चे को वो आप लोरियाँ मोबाइल पे सुना के और उसको जो है वो उसमें मसरूफ़ करके या वो भी सोए और आपने भी हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है,
नहीं, वो बेस्ट टाइम है इमोशनल कनेक्शन का। जो सारा दिन में आप बच्चे को सिखाना चाहते थे, अगर वो दिन में डांट के सिखाएंगे, बच्चा कभी नहीं सीखेगा। लेकिन वही बात आप रात को सोने से पहले बड़े अच्छे अंदाज में उसको बता देंगे कि अगर हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो ये चीज़ बेहतर हो ये सकती बड़ा है। मिनिमम टाइम है जो आपने बताया कि 10-10 मिनट, देखिए आजकल आधा पेरेंट्स घंटा पूरे मसरूफ दिन का। हैं, उनके पास वक्त नहीं है, फिक्र मौश है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नहीं तमाम टाइम दे पाते। लेकिन आप जितना भी टाइम दें उसको इम्पोर्टेंस के साथ दें, क्वालिटी टाइम दें। बिल्कुल डॉक्टर quality अफाफ, time एक दें। और भी चैलेंज होता है, बच्चा किसी भी टास्क में अगर फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, तो आपने उसको इनकरेज किस तरह से करना है, आपने उसको हौसला, कॉन्फिडेंस किस तरह से देना है ताकि वो दोबारा से उस टास्क को परफॉर्म करे और उसमें कामयाब भी। अच्छा, एक हमारा इस टाइम बहुत मसला ये है कि जब हमने नाकामी का मेयार बनाया हुआ है ना, बच्चे का नाकामी के भी मेयार हैं, और वो मेयार हमने बनाया हुआ है कंपेयर करने में, कंपैरिजन, यस, कि आपका बहन भाई जो है वो तो ये कर रहा है और आप grades ये कर इतने रहे आए हैं, हैं, आपका तुम्हारे फलां कितने कज़न ये कर रहा है और ये कर रहा है। मेरे पास कितनी ही लड़कियां ऐसी आती हैं जो कि टीन एज में हैं और वो ये बताती हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लो है, जो हमारी सेल्फ स्टीम लो है, या किसी भी चीज़ के वो परेशान हो जाती हैं। वो यही कहती हैं कि मेरी माँ ने हमेशा मुझे मेरी फलां कज़न से कंपेयर किया, उसने कहा कि देखो वो कितना अच्छा बन सवर के रहती है, काला गोरा वो बहुत हाँ ज़्यादा। तुम्हारा रंग ऐसे, तुम ख्याल नहीं रखती हो, तुम ज़्यादा चॉकलेट्स खाती हो, तुम मोटी हो गई हो। तो ये जो कंपैरिजन वाली नाकामी है ना, ये आपके बच्चे के अंदर से निकलती नहीं है। ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं बहुत सारे और बच्चे। ये कंपैरिजन फिर इन फ्यूचर भी आपको जो है ना वो सारी चीज़ों में लेके जाता है। तो कभी भी अपने बच्चे को कंपेयर ना करें और उसके दिल में खौफ ना बिठाएं। बच्चा खौफ से नहीं सीखता, बच्चा एतमाद से सीखता है। जब उसके अंदर ये ट्रस्ट होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ या मेरे साथ कोई मौजूद है, मेरे लिए एक इंसान मौजूद है। मैं अगर आपको एक छोटा सा वाकया बताऊँ, हमारे पास 2 मिनट्स हैं। जी, मेरे पास पिछले दिनों ही एक बच्चा आया 15 ईयर्स का, और उसके वालिद ने आके मुझे बताया कि ये बच्चा 1 साल हो गया डॉक्टर साहिबा, इसको फिट्स पड़ते हैं और ये बाज़ का 4-4 घंटे तक बेहोश रहता है। मैंने कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं छोड़ा और सब ने मुझे अब इवेंचुअली MRIs करवाए, ये टेस्ट करवाया, वो करवाया, तो उन्होंने कहा कि आप इसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। तो अब आप मुझे बताएं कि इसका क्या हाल है, और फिर मुझे ये भी बता दें कि क्या आप इसका इलाज कर सकेंगी, वरना मेरा 6 महीने और ज़ाया हो जाएंगे। और दूसरा मुझे ये भी बताएं कि क्या ऐसे बच्चे और भी केसेस आते हैं आपके पास कि बच्चा 4 घंटे भी होश रहे, 5 घंटे भी रहे, और फिर मुझे पता है मेरा बच्चा ये झूठ नहीं बोलता। मैंने उसे कहा कि आप मुझे सिर्फ जो है ना वो 20-25 मिनट बच्चे के साथ वक्त गुजारने का मौका दें और एक सेशन में उसका अटेंड करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँ। मैंने खैर बाप को भी बताया और बच्चे को भी बताया। मैंने बाप को बताया कि देखिए कोई टेक्निकली मेडिकली कोई ऐसी बेहोशी नहीं है जो 4 से 5 घंटे तक रहती हो। अच्छा, इसमें एक ये चैलेंज होता है कि ज़्यादातर वैसे फीमेल्स में होता है, इसको हम हिस्टेरिया कहते हैं, जिसमें कि पेशेंट जो अपने ऊपर कैफियत तारी कर लेता है, वो बेहोश होता नहीं है, लेकिन वो एक कैफियत तारी कर लेता है और वो घंटों घंटों में बेहोशी में रह सकता है या एक नमनेस में रह सकता है और रिस्पॉन्ड नहीं करता अपने इर्द गिर्द के उसको। अब जब मेरी बच्चे से बात हुई और मैंने उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया और ट्रस्ट दिया, तो उसने जो मुझे वजह बताई वो बड़ी हैरान कुन थी। उसने फौरी तौर पे मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू किया और मुझे कुछ इमेजेस निकाल के दिखाए, और वो इमेजेस उसने मुझे दिखाए, कहते हैं ये देखें आप, ये मेरे पापा के टेक्स्ट्स हैं जो उन्होंने किसी और खातून को किए हुए हैं। और 1 साल पहले मैंने ये देखा और मैं इस ट्रॉमा में से निकल नहीं सका। मैंने उससे पूछा कि आपने अपने पापा के साथ ये शेयर किए? कहते हैं हाँ मैंने शेयर किया, लेकिन मुझे मेरे पापा ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, और मैं अपनी मामा से शेयर नहीं कर सकता था क्योंकि मामा पापा की ऑलरेडी घर में बहुत लड़ाइयाँ थी और मुझे समझ नहीं आई कि मैं इसको कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। तो मैं इसको इस तरह से अब फील कर रहा हूँ और मैं उसको शो करने के लिए मैं ये एक्ट करता हूँ। अब मैंने उसको जो समझाया वो ये समझाया कि असल में होता क्या है कि बच्चा अपने माँ बाप को एक परफेक्ट एंगल में देख रहा होता है। एग्जैक्टली। अल्लाह की ज़ात के बाद वो किसी पे एतमाद करता है या वो एक आइडल पर्सनालिटी जिसको ये सुपर हीरो कहते हैं ना, वो पेरेंट्स को देखता है। सो पेरेंटिंग इज़ वेरी चैलेंजिंग इन दिस एज। आपको बहुत सारी चीज़ें फिर अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं और एक बेहतर अंदाज से उनके सामने अपने करैक्टर को भी प्रेजेंट करना पड़ता है, जिससे बच्चे आपका सीखते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा है, तभी आप दीन में भी देखें कि आपका फिर रुतबा भी कितना बना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफाफ मंसूर साहब आपके वक्त का।